हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज अप्रैल महीने का 14वां दिन है, यानी कि अप्रैल महीने की आज 14 तारीख है। फ्रेंड्स, 14 अप्रैल वर्ष का 104वां दिन होता है, तो आज वर्ष 2025 का 104वां दिन है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 261 डेज यानी कि 261 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार बैसाख माह की शुरुआत हो चुकी है। वैसाख में जो प्रातःकालीन बेला में स्नान किया जाता है, वो स्नान भी आज से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपदा कल ही लग चुकी थी। कुछ घंटों के पश्चात कल स्नान दान की पूर्णिमा तिथि भी थी, और आज भी वैसाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि 8 घंटे 26 मिनट तक रहेगी। और इसके पश्चात लग जाएगी वैसाख मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, और नक्षत्र रहेगा स्वाति 24 घंटे 14 मिनट तक, और इसके पश्चात लग जाएगा विशाखा नक्षत्र। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में आज के दिन घटित हुई हैं, यानी कि 14 अप्रैल को घटित हुई हैं, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, यानी कि 14 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है 1995, 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2002, 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005, 2006, 2008, 2010 और 2011। तो फ्रेंड्स, 14 अप्रैल वर्ष 1995 को यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2000 तक बंद करने की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ ही 14 अप्रैल वर्ष 1995 को भारत चौथी बार एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना था। वर्ष 1999 में आज के ही दिन, यानी कि 14 अप्रैल वर्ष 1999 को मलेशिया के अपदस्थ उप प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भ्रष्टाचार के एक मामले में 6 वर्ष कैद की सजा दी गई थी। 14 अप्रैल वर्ष 2000 में रूस की संसद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट 2 परमाणु शस्त्र कटौती संधि का अनुमोदन किया था। वर्ष 2002 में आज के ही दिन, यानी कि 14 अप्रैल वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे सर्बियाई नेता का निधन हो गया था। 2003 में 14 अप्रैल को इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन पश्चिमी तट से कुछ यहूदी बस्तियां हटाने पर सहमत हुए थे। 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक को दूसरा वियतनाम ना बनने देने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही 2005 में आज के ही दिन, यानी कि 14 अप्रैल वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे की एयरलाइनों के लिए खोलने का ऐतिहासिक समझौता किया था। इसी के साथ ही वर्ष 2006 में 14 अप्रैल को चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन शुरू हुआ था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन, यानी कि 14 अप्रैल वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भौगोलिक नक्शा बनाने की घोषणा की थी। और 14 अप्रैल वर्ष 2008 को ही किर्लोस्कर ब्रदर्स को दामोदर घाटी निगम डीवीसी की कोडरमा ताप विद्युत परियोजना से 166 करोड़ 77 लाख रुपए का ऑर्डर मिला था। और 14 अप्रैल वर्ष 2008 को ही 40 वर्ष बाद भारत व बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी
ढाका से एक दूसरे देश के लिए रवाना हुई थी। 14 अप्रैल वर्ष 2008 को ही पुरातत्वविदों ने मिस्र के सिनाई प्राया द्वीप से रोमन सम्राट वेलेंस के काल के प्राचीन सिक्के बरामद करने का दावा किया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 14 अप्रैल वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एक चक्रवाती तूफान आया था और इस भीषण चक्रवाती तूफान से 123 लोगों की मौत हो गई थी और इसी के साथ ही इस भीषण चक्रवाती तूफान में काफी संख्या में जन और धन की हानि हुई थी। इसी के साथ ही 14 अप्रैल वर्ष 2011 में राष्ट्रीय सुरक्षा सूचकांक NSI द्वारा हाल ही में किए सर्वेक्षण में भारत को दुनिया का 5वां सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली देश माना गया था। इस सूची में अमेरिका को पहले और चीन को दूसरे स्थान पर रखा गया था। जापान और रूस को क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान मिला था। कार्यकुशल जनसंख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर था और चीन पहले स्थान पर था। वर्ष 2011 में रक्षा की दृष्टि से भारत चौथी महाशक्ति बनकर उभरा था वर्ष 2011 में। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में 14 अप्रैल को घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 14 अप्रैल को इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि आज के दिन जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 14 अप्रैल को कुल 9 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। तो वो 9 प्रमुख नाम है: प्रभाशंकर पाटनी, भीमराव अंबेडकर, पूरन चंद जोशी, शमशाद बेगम, गौरी देवी, अली अकबर खां, अवतार एन गिल, ललिता वकील और के शिवन। तो फ्रेंड्स, ये हैं उन 9 महान शख्सियतों के नामों की सूची, मतलब सरसरी निगाह उन 9 नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ वो जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो 14 अप्रैल वर्ष 1862 को जन्म हुआ है गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रभाशंकर पाटनी का। वर्ष 1891 में आज के ही दिन यानी कि 14 अप्रैल वर्ष 1891 को जन्म हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं। आज अंबेडकर जयंती भी है जिसकी जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी कुछ देर में। स्वाधीनता सेनानी पूरन चंद जोशी जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1907 में और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का जन्म हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1919 में। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी जी का जन्म हुआ था वर्ष 1920 में आज के ही दिन यानी कि 14 अप्रैल वर्ष 1920 में। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1922 को। कवि एवं साहित्यकार अवतार एन गिल का जन्म हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1940 में। हिमाचल प्रदेश के शिल्पकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ललिता वकील जी और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1954 में। इसी के साथ ही भारत के स्पेस साइंटिस्ट यानी कि भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं के सिवन और के सिवन का जन्म हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1957 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 9 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 14 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 9 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 14 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 7 महान शख्सियतों का निधन हुआ है और वो 7 महान शख्सियत हैं
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, राहुल सांकृत्यायन, रमण महर्षि, नितिन बोस, जमशेदजी जीजाबाई, गिरीश चंद सक्सेना और मंजू सिंह जी। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन 7 नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 14 अप्रैल को निधन हुआ है जमशेद जी जीजाभाई का और रमण महर्षि का, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का, राहुल सांकृत्यायन जी का, नितिन बोस जी का, गिरीश चंद सक्सेना जी का और मंजू सिंह जी का। तो आज के दिन यानी कि 1859 में आज के ही दिन 14 अप्रैल को निधन हुआ था। अपने व्यवसाय से अत्यंत धनी बने और ये दानवीर थे। जमशेद जी जीजाबाई जी का 1950 में आज के ही दिन निधन हुआ है। 20वीं सदी के महान संत और समाज सेवक रमण महर्षि जी का 1962 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का निधन हुआ था। ये भारत के महान अभियंता और राजनयिक थे। और राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे और इनका निधन हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1963 में। इसी के साथ ही 1986 में आज के ही दिन निधन हुआ था प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक नितिन बोस जी का, जो कि छायाकार और लेखक थे। 2017 में निधन हुआ था जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे गिरीश चंद सक्सेना जी और इनका निधन हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 2017 में। भारतीय हिंदी सिनेमा की जाने मानी अभिनेत्री और एक अच्छी प्रोड्यूसर भी थी मंजू सिंह और इनका निधन हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 2022 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महान शख्सियतों के नामों की सूची। मैं माफ़ी चाहूँगी, आज मैंने आप सभी के साथ इन नामों पर सरसरी निगाह 2 बार साझा कर दी है, लेकिन मुश्किल से 1 मिनट ही गया है उसमें, उससे ज़्यादा समय नहीं लिया है मैंने आपका। तो आज के डे स्पेशल वीडियो के 3rd सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट और 4th सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूँ आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज अग्निशमन दिवस है और दूसरा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। अंबेडकर जी को हम सभी बाबा साहेब के भी नाम से जानते हैं और बाबा साहब एक महान शख्सियत हैं। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। तो आइए मैं साझा करती हूँ आप सभी से अंबेडकर जयंती की कुछ खास जानकारी। फ्रेंड्स, BR अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल वर्ष 1891 को ब्रिटिश भारत के भारत प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आवंडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवारामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बडवेकर लिखवाया था, क्योंकि उनके आम्बडवे गांव से संबंधित था। कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। तब अंबेडकर के आम्बडवे गांव से आम्बेडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा
केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखे थे, उन्होंने उनके नाम से आम्बेडकर हटवाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वो अम्बेडकर के नाम से ही जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई आ गए और वर्ष 1906 में भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु थे तब 9 वर्ष की लड़की रमाबाई के साथ उनकी शादी करा दी गई थी। तब वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी अम्बेडकर यही उनका नाम था और उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि ये अछूतों के लिए असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुष्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई, जिसे पढ़कर पहली बार उन्होंने गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से वो प्रभावित हुए। 1897 में भीमराव अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया और उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित शासकीय स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वो अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। 1912 तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने भी अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा तब वो वापस आए और उनके पिता का 2 फरवरी वर्ष 1913 को निधन हो गया। 22 वर्ष की आयु में वर्ष 1913 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप दी गई। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ये थी खास जानकारियां उनके जन्म से जुड़ी हुई और धर्म परिवर्तन की घोषणा उन्होंने की थी। 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टा उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सारे निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का ये कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अंबेडकर साहब का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अंबेडकर ने कहा कि ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसे धर्म का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें मनुष्यता का कोई मूल ना हो, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है। उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। हिंदू धर्म छोड़कर उन्होंने कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया और बाद में वो हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निज़ाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। बाबा साहब ने संविधान निर्माण किया। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बाद भी अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने
अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना करने के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर जी का शुरुआती बौद्ध संगीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अक्षरादेश बनाया। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। उसी समय मुझे ये महसूस हुआ कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया। एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामले में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों से उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए अंततः ये हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि निस्संदेह ये सराहनीय था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य काम करने लायक है। ये लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध के समय जोड़ कर रखे। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। तो फ्रेंड्स, ये थी संविधान से जुड़ी हुई जानकारियां और इसी के साथ ही वर्ष 1948 में भीमराव अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित हो गए थे। जून से अक्टूबर तक वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे। 1954 तक वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे। 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिल्ली में ही उनके घर में हो गया। उस वर्ष तब उनकी आयु 64 वर्ष और 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया और 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जीवन से जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त जानकारियां और कुछ विस्तृत जानकारियां। तो इसी तरह से आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूं और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर ढेर सारी जानकारियां आप सभी के लिए। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।